देश के अहम मुद्दों पर आइए एक नज़र डालते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। रवीश कुमार लिखते हैं, मुंबई में कोरोना की संख्या सिर्फ 6 दिन में 1000 से 2000 और 4 दिन में 2000 से 3000। हिंदुस्तान टाइम्स के श्रीनिवास देशपांडे ने मुंबई को लेकर एक विश्लेषण किया है। 21 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट छपी है। मुंबई में सोमवार को कोविड-19 के मरीजों की संख्या 3000 पार कर गई है। ये डेटा राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय का है। मुंबई को एक केस से 1000 केस तक पहुंचने में 30 दिन लगे थे, लेकिन सिर्फ 6 दिनों में ये संख्या 2000 हो गई है और उसके 4 दिनों में 1000 और जुड़ गया है। 10 अप्रैल को मुंबई में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 1000 थी। 16 अप्रैल को इस शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 पार कर गई। 20 अप्रैल को संक्रमित मरीजों की संख्या 3032 हो गई। तो आप मुंबई में कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की रफ्तार देख सकते हैं, इसलिए ज़रा भी लापरवाही ना करें। मुंबई में कोविड-19 से पहली मौत 17 मार्च को हुई थी। 24 दिन में मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। 9 अप्रैल को 10 लोगों की मौतें हुई थी। 20 अप्रैल को ये संख्या 139 हो गई है। आगे रवीश कुमार लिखते हैं, गुजरात में कोरोना की संख्या 2000 पार और भारत का कैसा है प्रदर्शन सार्क देशों की तुलना में। भारत में पिछले 8 दिनों में कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर में काफ़ी सुधार किया है। 14 अप्रैल को जहां 9.99% मरीज ठीक हो रहे थे, अब 21 अप्रैल को यह आंकड़ा 17.48% पहुंच गया है। 21 अप्रैल के बाद के आंकड़े बता रहे हैं कि ये 19.36% हो गया है। ये मरीज कैसे ठीक हो रहे हैं, किस प्रकार की उपचार विधि से ठीक हो रहे हैं, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। कहने का मतलब है कि प्लाज्मा से ठीक हो रहे हैं या योग करने से या प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने से। किस राज्य या किस अस्पताल के मरीज ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, ये नहीं पता चलता। वैसे भी ऐसी बातें पर्याप्त शोध के आधार पर कही जाती है। 22 अप्रैल की सुबह भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े आए हैं, उसके अनुसार कोरोना के मरीजों की संख्या 19,984 हो गई है। पिछले 24 घंटे में अब तक की सबसे अधिक मौत 50 मौतें हुई हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 640 हो गई है। 24 घंटे में 1383 नए मामले सामने आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अभिषेक डे ने भारत के पड़ोसी देशों को विश्लेषण किया है। सार्क देशों में कोविड-19 से किस प्रकार लड़ रहे हैं। दुनिया में रिकवरी रेट 26.35% है। सार्क देशों में श्रीलंका में सबसे अधिक रिकवरी रेट है, 32.79%। पाकिस्तान में 23.23% है और मालदीव में 23.19% है। भारत में 19.36% है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। अभिषेक डे ने लिखा है कि सार्क देशों में दुनिया की 21% आबादी रहती है और यहाँ कोविड-19 के मरीजों की ग्लोबल हिस्सेदारी 2% भी नहीं है, 1.28% है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 24 लाख से अधिक हो चुकी है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान सार्क देश हैं। मरने वालों की संख्या भी सार्क देशों से कम है, लेकिन दुनिया में संक्रमण 3.66% की औसत रफ्तार से बढ़ रहा है, तो सार्क देशों में 8.61% की रफ्तार है। संक्रमण की संख्या के डबल होने का ग्लोबल औसत है 19.65 दिन, यानी कि करीब 20 दिनों में दुनिया भर में संक्रमणों की संख्या 1 लाख से 2 लाख होती है। डबल होती है। सार्क देशों में 8.36 दिनों में ही डबल हो जाती है। अभिषेक डे ने 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। हालांकि संख्या लगातार बदल रही है, लेकिन अभिषेक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 18,539 है। विश्लेषण करते वक्त यही संख्या रही होगी। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, 8,892। भूटान में सिर्फ 6 मामले सामने आए हैं। भारत में जहां सबसे अधिक मौतें हुई हैं, मालदीव, नेपाल, भूटान में एक भी मौतें नहीं हुई हैं। पाकिस्तान में 192 और बांग्लादेश में 110 मौतें हुई हैं। अभिषेक डे का विश्लेषण यहाँ समाप्त होता है। भारत के राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। गुजरात में मंगलवार को 238 नए मामले सामने आए हैं
और सूरत में 79 मामले सामने आए। इस तरह से गुजरात में भी कोविड-19 के मरीजों की संख्या 2000 पार हो गई है, 2178 हो गई है। पहली बार 19 मार्च को 2 मामले सामने आए थे। गुजरात के 33 में से 28 जिले में कोरोना फैल गया है। 3 नए जिले इसमें जुड़े हैं, तापी, वलसाड और नवसारी। गुजरात ने अभी तक 36,829 टेस्ट किए हैं। एक दिन में 1500 टेस्ट का भी औसत नहीं बनता है। गुजरात में भी डॉक्टर और नर्स पर हमले की कई घटना सामने आई है। इसमें से 145 अहमदाबाद में आए हैं। छोटा उदयपुर में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। छोटा उदयपुर के एक गांव हंदोद के सरपंच है विशाल पटेल। विशाल पटेल ने एक कमाल का ही फैसला किया है जो भारत भर के लिए नज़ीर बन सकता है। विशाल ने 250 परिवार का गृह कर और जल कर माफ़ कर दिया है। 1.5 लाख की राशि माफ़ कर दी है। गुजरात वाली सारी खबरों की जानकारी हमने अहमदाबाद मिरर से ली है। अहमदाबाद के एलजी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि सभी 300 कर्मियों का टेस्ट हो। यहाँ पर 21 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का पॉजिटिव आया है। संदेश अखबार की खबर है। आगे सलीम अख्तर लिखते हैं, अखबारों में मेरा पसंदीदा पन्ना संपादकीय पेज रहता है। ये सिलसिला शुरू से ही रहा है। कभी कभी तो मैं पहले पन्ने के बाद सीधा संपादकीय पेज ही खोलता था, संपादकीय पढ़ता था, आर्टिकल पढ़ता था। 2014 से पहले तक संपादकीय पेज के तेवर ठीक ठाक ही रहते थे। सरकार पर सवाल उठाए जाते थे, सरकार की नीतियों की पड़ताल होती थी, तल्ख तेवरों के साथ सांप्रदायिकता पर प्रहार होता था। हर विचार की जगह मिलती थी, लेकिन गरीब मजदूरों की बात होती थी। 2014 के बाद सब कुछ बदलता चला गया। अखबार का संपादकीय पन्ना एक तरफा हो गया। सरकार से असहमति रखने वालों को छापना बंद कर दिया गया। तवलीन सिंह से अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। वो मोदी सरकार के फेवर में लिखती थी। उनके बेटे आतिश तासीर ने टाइम्स में डिवाइडर इन चीफ स्टोरी क्या लिख ली और तवलीन ने सत्ता विरोधी रुख क्या किया, वो सांप्रदायिक पेज गायब हो गई। नया मामला रामचंद्र गुहा का है। सरकार से असहमति रखने वाले ज़्यादातर पत्रकारों ने डिजिटल मीडिया में लिखना शुरू कर दिया है। अपन भी अब संपादकीय पेज पर नज़र नहीं डालते। कुछ पढ़ना होता है तो वो वेब पोर्टल का रुख करते हैं। वायर, सत्याग्रह, सत्य हिंदी जैसे वेब पोर्टल पढ़ना शुरू कर दिया। संपादकीय पेज का मतलब है सत्ता का गुणगान करना नहीं होता है। एक तरह इस पेज की हत्या कर दी गई है। आगे धनंजय कुमार लिखते हैं, कई लोग कहते हैं विचारों में भिन्नता रहे लेकिन दोस्ती ना टूटे। दोस्ती मतलब क्या? आप कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है ना? कुछ काम होगा तो बताइएगा, बस इतना ही या उससे आगे? मुझे लगता है विचारों में भिन्नता तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो विचार ना होकर विकार हो, जो विकार से अपना विचार कहकर आपको पाठ पढ़ाए, क्या वो दोस्त होने लायक है? विचार वो जो संवेदनशीलता को मरने ना दे, सह अस्तित्व को हर्ष के साथ स्वीकारे और विकार को वो नफरत का पाठ पढ़ाए, जो दूसरों के अस्तित्व को अपने लिए खतरा बताए। दुनिया सबकी है, ये चांद, धरती, सूरज सबके हैं। किसी के अल्लाह, गॉड या भगवान ने नहीं रचा है। हाँ, सारे धर्मों के दुकानदारों ने इसे अपने अल्लाह, गॉड या भगवान द्वारा रचा ज़रूर बताया है, और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कोरोना का वार सबको मार रहा है। ना मंदिर का पुजारी सुरक्षित है, ना पादरी और ना मौलवी, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई। लेकिन हमारे देश में हिंदू मुसलमान का घटिया खेल अब भी चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे खेलिए ये खेल। मुसलमान नहीं रहेंगे तो दलितों के साथ खेलेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे तो शिया सुन्नी खेलेंगे। आपको नफरत का खेल खेलना है। नफरत ही आपका जीवन है। जैसे मछली पानी बिना नहीं रह सकती, आप नफरत के बिना नहीं रह सकते। लेकिन हम आपके साथ रहे कोई ज़रूरी नहीं। विकारियों से दूर रहना ज़रूरी है, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दिया है, वैसे ही फेसबुक से उन विकारियों को हटाया जा सकता है। अफसा जवी लिखती है, मोदी सरकार हेल्थ इमरजेंसी का इस्तेमाल मुसलमानों पर दमन के रूप में कर रही है। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर मुसलमान एक्टिविस्ट पर UAPA ठोक रही है। इस हेल्थ इमरजेंसी के दौरान भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में सैकड़ों पीड़ित मुसलमान गिरफ्तार किए गए हैं। आज उमर खालिद जामिया छात्र शफूरा जगार मिरान हैदर पर UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने FIR में लिखा है कि दिल्ली हिंसा में इन एक्टिविस्ट की साजिश थी। सलमान सिद्दीकी लिखते हैं, इंडिया टीवी और रजत शर्मा के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज।
बांद्रा स्टेशन पर मजदूरी की भीड़ वाले दिन झूठी रिपोर्टिंग करने का मामला। शरीफुल्लाह शेख लिखते हैं, अगर बांद्रा भगदड़ कांड में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मीडिया पर सख्ती ना की होती और पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पालघर के बाद मीडिया दंगा करा देता। वो ये जानने का इंतजार भी नहीं करता कि मारने वाला कौन है। खालिद नदीम लिखते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू, यदि देखा जाए तो भारत के ही कुछ मूर्खों ने अपने नेतृत्व के इशारे या अति उत्साह में या दिल में भरे हुए एक जहर के कारण न केवल अपना रोजगार गंवाया, जेल गए, अपूती हिंदू संस्कृति और देश की साख भी बर्बाद की। यद्यपि ये उचित नहीं है कि हमें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़े, किंतु एक हिसाब से अरब देशों के जागरूक तंत्र ने भारत के सोए हुए और डरे हुए जनमानस को जागृत भी कर दिया है, जो देश की अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए बहुत अच्छा हुआ। कुछ भक्त मानसिकता के प्राणी तथा ग्रुप धड़ाधड़ अपनी पुरानी पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। वहां अब केवल देवी देवताओं के चित्र रह गए हैं। अजीब कायर मानसिकता वाले हैं जो इतनी तेजी से केचुली बदलने लगते हैं। गलत थे या सही थे, अपनी सोच पर डटे रहना चाहिए था। जिस पांडे ने अफवाह फैलाई थी कि साधु बनकर मुस्लिम बच्चे उठाने आ सकता है, उसकी भी हवा टाइट है। हुमा नकवी लिखती हैं, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, दुबई में लगभग 1 करोड़ 21 लाख नॉन मुस्लिम अरब कंट्री में जॉब कर रहे हैं, लेकिन कुछ संगियों की वजह से इनकी नौकरी अब दांव पर लग गई है। भक्तों को ये भी नहीं पता कि देश में लगभग 35% अर्थव्यवस्था अरब देशों पर निर्भर करती है, जो आयात निर्यात और नगद ट्रांसफर पर निर्भर करती है। लेकिन इन संगियों को लगता है कि जय श्री राम के उन्मादी नारों से देश की अर्थव्यवस्था भी ये चला लेंगे। काश संघ शाखा के बजाय इन्हें किसी अच्छे स्कूल भेजता तो ये सब सीख पाते। सलमान सिद्दीकी लिखते हैं, सऊदी 63 लाख नॉन मुस्लिम, ओमान 16 लाख नॉन मुस्लिम, कतर 13 लाख नॉन मुस्लिम, कुवैत 11 लाख नॉन मुस्लिम, बहरीन 9 लाख नॉन मुस्लिम, दुबई 9 लाख नॉन मुस्लिम, टोटल 1 करोड़ 21 लाख नॉन मुस्लिम अरब कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं। और ये डाटा सिर्फ भारतीयों का है। कुछ ईसाइयों भी होंगे मगर ज़्यादातर हिंदू हैं। तथाकथित राष्ट्रवादी चरस के नशे में मदहोश कुछ रेडिकल एलिमेंट्स की वजह से इनकी नौकरी दांव पर लगी है। करियर, बिजनेस, सब कुछ तबाही के कगार पर है। नॉन मुस्लिम भारतीय एम्प्लॉयज़ को अरब की सरजमी छोड़ने के लिए मूवमेंट चलाने का माहौल बन रहा है, क्योंकि जब बात धर्म की हो रही है तो एक्शन का रिएक्शन होता ही है, जिद से जिद पैदा होती है। आगे मनीष सिंह लिखते हैं, सोने के पहले अच्छी खबर आपको शायद उठने के बाद मिले, मगर जब मिले तब पढ़िए। तो खबर यह है कि चमन गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर हुई है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रिपब्लिक भारत टीवी के प्रमुख एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एक शिकायत दी है। हालांकि ये शिकायत इस बात पर आधारित है कि अर्नब गोस्वामी ने राहुल की पत्रकार वार्ता को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। कांग्रेस का आरोप है कि अर्नब गोस्वामी ने कोरोना महामारी के दौरान देश के लोगों को गुमराह किया है। फलस्वरूप उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153B, 188, 290, 500, 504 और 505 के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शिकायत को जल्द ही रोजाना मचे में दर्ज कर लिया जाएगा। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए भी टीम दिल्ली रवाना होगी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की इस खबर को सही ढंग से प्रस्तुत करने के बजाय अर्नब गोस्वामी ने जानबूझकर पूरी पत्रकारिता वार्ता को गलत प्रस्तुत किया और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश के लोगों को गुमराह किया। अर्नब गोस्वामी ने अपने एक कार्यक्रम में ये बताया कि राहुल गांधी का टेस्ट बढ़ाने का सुझाव पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस जनों ने यह मामला नहीं माना। यदि लोग अर्नब गोस्वामी और उनके टीवी चैनलों पर भरोसा करके टेस्टिंग को अनावश्यक समझ लेंगे तो इस देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब यह आरोप चाहे जितना सच हो या झूठा साबित हो या नहीं हो, वो देखा जाएगा, मगर इस पर तो रोज़ एक एफआईआर होने का मटेरियल रहता है। तो ये मुँह कांग्रेसी करते क्यों नहीं? 4-6 राज्यों में सरकार क्या झुनझुना बजाने के लिए है? आज आधे राज्यों में गैर भाजपा सरकार है। हर स्टेट में इन पर 150 एफआईआर होनी चाहिए। इन नफरती गुंडों को झूठ और बकवास करने को कोर्ट में जस्टिफाई करने का दबाव होना चाहिए। नफरत
मारकाट और दंगा को इनकी खबरों में कंटेंट से कनेक्ट किया जाना चाहिए। इन्हें चाहिए कि खुद को डिस्कनेक्ट साबित करें। 4 ब्रिलियंट अफसर और वकील फुल टाइम इस काम में लगा दिए जाएं तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। स्टेट टू स्टेट पेशी डालने दौड़ेंगे, वकीलों का खर्चा देंगे, जो जुबान ठिकाने रहेगी। असल में ऐसा ना करके झंडूपने का मुजाहिरा किया है। अब छत्तीसगढ़ ने राह दिखाई है तो कारवां चलो, यहीं पर दीवार गिरे, यहीं से रास्ता खुले। आगे सलीमा।